हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप सभी का ड्रीम क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। अभी तक का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में हम नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं की संरचना एवं उनके हार्मोनल नियंत्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन। हम युग्मक जनन के बारे में आपको दो टॉपिक्स बताए थे, एक था हमारा शुक्राणु जनन, एक था हमारा अंड जनन। अंड जनन हम आज पढ़ने वाले हैं। शुक्राणु जनन हमने हमारा जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर ये टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, तो आज का हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं अंड जनन। अंड जनन यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होगी, और अंडाणु क्या है? हमारा एक युग्मक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन भी बोलते हैं। तो हमारा अंड जनन क्या होता है, कहाँ होता है, किसमें पाया जाता है, इतना बेसिकली आइडिया तो आप लोगों को होगा ही कि अंड जनन कहाँ, किसमें और क्यों होता है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि अंड जनन कहाँ, किसमें और क्यों होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अंड जनन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अंड जनन। अंड जनन क्या होता है? स्त्रियों में अंडाणु निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। यानी कि जो फीमेल्स हैं उनमें ओव्यूल्स बन रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं, उनके फॉर्मेशन को, निर्माण को हम अंड जनन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अंड जनन की क्रिया कब से स्टार्ट होती है? अंड जनन की जो हमारे प्रक्रिया है, भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि जब हमारे बेबी बन रहा होता है ना, फीमेल बेबी बन रहा होता है ना, तभी से स्टार्ट हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियों में अंडाणु निर्माण को हम क्या बोल रहे हैं? अंड जनन। और अंड जनन की प्रक्रिया हमारे भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था हमने शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और जो कि लगभग, यानी कि हमारे अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूणीय परिवर्तन से तो प्रारंभ हो जाती है, लेकिन खत्म कब तक होती है? जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, मृत्यु पश्चात भी जारी रहती है। तो हमारे अंड जनन की प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाती है? जो लगभग 40 से 50 वर्ष तक रुक जाती है। यानी कि हमारे जो अंड जनन की प्रक्रिया है, अगर फीमेल 40 टू 50 एज की है तो इसके मिड में कभी भी हमारे अंड जनन की प्रक्रिया रुक जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे आगे कि किस तरह से अंड जनन की प्रक्रिया होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने शुक्राणु जनन के लिए 3 फेजेस पढ़े थे, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था पढ़े थे ना हमने, उसी तरह हम अंड जनन के लिए भी वही 3 फेज पढ़ने वाले हैं।
जनन की भी 3 प्रावस्थाएं होती है। वो 3 प्रावस्थाएं कौन सी है, जल्दी से लिखकर बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे लिखकर, मैं तब तक डायग्राम बना रही हूं। हमारे अंड जनन की, शुक्र जनन की तरह ही 3 प्रावस्थाएं हैं। वो 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है हमारी 3 प्रावस्थाएं? फर्स्ट थी हमारी गुणन, सेकंड थी हमारी वृद्धि, थर्ड थी हमारी जनन प्रावस्था। ठीक है, तो अगर हम बात करें गुणन प्रावस्था की, गुणन प्रावस्था को इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन फेज। इनमें क्या होता है, गुणन प्रावस्था में जो भी हमारी अंड जनन कोशिकाएं, कौन सी कोशिका, वहां पे हमारी थी नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। ठीक है, और यहां हमारे कौन सी होगी? अंड जनन कोशिका। अंड जनन कोशिका क्या करेंगी? हमारे गुणन करेगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। संख्या में वृद्धि किस तरह से करेगी? समसूत्री विभाजन द्वारा। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको समसूत्री विभाजन क्या होता है ये भी बताया है, तो आप मुझे बताओ कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, फिर मैं वापस रिपीट करवाती हूँ कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। वापस हमारे समसूत्री विभाजन होगा 2n, वापस हमारे होगा 2n 2n 2n। हमारे समसूत्री विभाजन क्या होता है? यदि मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, जैसे कि कोई भी हमारे बेबी बना, XYZ बेबी सेल बनी, इसके अंदर अगर 46 गुणसूत्र है और इसकी मदर में भी 46 गुणसूत्र ही थे, यहां से ये आए एंड यहां पे कोई प्रोसेस होगी, तो वो प्रोसेस क्या होगी? अगर गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है विभाजन के बाद में, तो वो हमारा कौन सा है? समसूत्री है। होमन को मत ले लेना इसके अंदर, क्योंकि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पीरियड में जरूरी नहीं है कि समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो, लेकिन ज्यादातर उनके अंदर समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। लेकिन हमारे जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उच्च कोटि के जीव हैं, उनके अंदर समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। लेकिन जीवन में एक बार कब? जनन के समय। जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि 23 गुणसूत्र हमारे मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे, फिर 46 बनते हैं, तब 46 बनते हैं। तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, क्योंकि इनके खुद के पास 46 थे, ये अर्धसूत्री विभाजन करके बनाते। लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट है, कोई मदर ही है सिर्फ, जो खुद ही बना रही है अपने बेबी को, और उस बेबी में 46 क्रोमोसोम में 46 गुणसूत्र है, तो वो हमारा क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ह्यूमन को मत ले लेना कि ह्यूमन में समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म? हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोशिकाएं, अंडाणु कोशिकाएं हमारे आकार में वृद्धि कर लेगी। अब इनमें से एक कोशिका आकार में वृद्धि करके
गुणन करती है, मतलब क्या करना स्टार्ट कर देती है, अर्धसूत्रण स्टार्ट कर देती है। अर्धसूत्रण स्टार्ट कर देती है, यहाँ पे n, यहाँ पे n, वापिस हमारे अर्धसूत्रण होगा तो इनमें n, इनमें n, इसमें भी n, इसमें भी n। तो ये हमारी कौन सी प्रावस्था हुई, वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या करते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं गुणन प्रावस्था में। वृद्धि प्रावस्था में क्या करते हैं, गुणन प्रावस्था में क्या करते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हैं, और वृद्धि प्रावस्था में क्या करते हैं, ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट होगी प्रावस्था, इसके अंदर क्या होगा, जनन प्रावस्था होगी। यहाँ पे पोषण प्रदान किया जाता है, उसके बाद हमारी कोशिकाएं जनन योग्य बन जाती है। यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, उसको करना। कहाँ से, देखो साइड में एक और चार्ट बन रहा है अभी, है ना, इसको देखते चलना। ये वाली प्रावस्था है ना, ये वाली प्रावस्था, ये कब होती है, हमारे गर्भ जीवन, ये हमारे होगी बाल्यावस्था में। कब से स्टार्ट हो जाएगी, भ्रूण परिवर्धन बाल्यावस्था से। बी लिख देती हूँ मैं, है ना, जगह नहीं है, तुम लोग लिख लेना। बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारा बना है ना, ये जो अपनी संख्या में वृद्धि करके आगे निकला है, ये हमारा है प्राथमिक अंडक। ये हमारा प्राथमिक अंडक क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन कब कर रहा है, ये अंडोत्सर्ग से पूर्व कर रहा है। अंडोत्सर्ग क्या है, हमारे जो हमारा अंडाणु है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब है, उससे बाहर निकलेगा, वो हमारा अंडोत्सर्ग होता है। तो उससे पहले ये प्रोसेस कर देता है। उसके बाद में ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है, द्वितीयक अंडक बनाता है। ये द्वितीयक अंडक बाद में किसमें चेंज हो जाते हैं, अंडाणु में। और ये वाली प्रावस्था हमारे कब होती है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि हम रिप्रोडक्शन करने में या मैच्योर हो जाते हैं। जो हमारी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जनन आयु होती है, उसमें होता है, और ये सब हमारी बाल्यावस्था में होता है। अगर वापस समझाऊं तो ये जो हमारी गुणन प्रावस्था थी ना, ये गुणन प्रावस्था और इसकी थोड़ा सा वृद्धि प्रावस्था का फेज हमारे बाल्यावस्था में होगा, और उसके अलावा हमारे ये फेज हमारे जनन आयु में होगा, रिप्रोडक्टिव अवस्था में होगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो हमने शुक्राणु जनन पढ़ लिया, जो हमने अंडाणु जनन पढ़ लिया, तो हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर करेंगे, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंसेस करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी जगह लिखते हैं हम oogenesis। एक साइड हम लिख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक साइड लिख रहे हैं हम oogenesis। इन दोनों के बीच में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो यह क्रिया नर के वृषण में संपन्न होती है। यह क्रिया नर के वृषण में संपन्न होती है।
क्या है ये हमारा? शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है हमारा? शुक्र जनन। यह क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? हमारे नर के वृष में। तो हमारे अंड जनन की क्रिया कहाँ पे होगी? यह क्रिया मादा के अंडाशय में संपन्न होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि यह क्रिया नर के वृष में संपन्न होएगी, और उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है यह क्रिया मादा के अंडाशय में संपन्न होएगी। फर्स्ट पॉइंट है ये इसका। सेकंड पॉइंट कर रहे हैं हम, यह यौवनारंभ से प्रारंभ होकर मृत्यु पश्चात तक जारी रहता है। कब से स्टार्ट हुआ था? हमने पढ़ा था यौवनारंभ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारी प्यूबर्टी पीरियड से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में कब तक? जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे ऑन रहता है। अब इसमें क्या है? यह भ्रूणीय परिवर्तन, सेकंड पॉइंट है इसका, यह भ्रूणीय परिवर्तन से प्रारंभ होकर चालीस से 50 वर्ष तक की उम्र में समाप्त हो जाता है। बताऊं क्यों समाप्त हो जाता है? रीजन बताऊं? क्योंकि जो हमारा भ्रूणीय परिवर्तन होता है ना, उसी टाइम फीमेल बॉडी में बहुत सारे पुटक बन जाते हैं, करोड़ों की संख्या में। फिर वो पुटक, जब तक वो फीमेल 12 या 13 साल की होती है तब तक उसमें से बहुत सारे डेड हो चुके होते हैं, ठीक है। फिर जो बचते हैं उनमें से 12 या 13 साल की पीरियड के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हर मंथ एक ओव्यूल डिक्रीज होता है बाहर की तरफ। तो इस तरह से हमारे वो पुटक हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए 40 से 50 की उम्र तक आते आते हमारे अंड जनन की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। अब हमने देखा था कि हमारा स्पर्म से पहले एक चीज बनी थी, एंड ओव्यूल से पहले भी कुछ बना था। तो क्या था वो पॉइंट लिखना है। जल्दी से बताओ मुझे क्या पॉइंट होगा। हिंट दे दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था ना अपन ने। स्पर्मेटोगोनिया से हम क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाते हैं हम? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड। इसके अंदर इसमें क्या हुआ था? अंडाणु का निर्माण किससे हुआ था? हमारे द्वितीय गंडक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें वृद्धि अवधि की, किसकी बात करें हम? वृद्धि अवधि की। तो इसके अंदर वृद्धि अवधि
अपेक्षाकृत अल्प समय की होती है, यानी कि इनकी जो वृद्धि की अवधि होगी ना, वृद्धि अवधि थी, हमारा ग्रोथिंग फेज था, वो इनके लिए शॉर्टली होता है। एंड इसमें हमारे वृद्धि अवधि क्या होती है, लंबी होती है। वृद्धि अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है। अपेक्षाकृत क्यों लिखा है, क्योंकि हमने दोनों की एक दूसरे से तुलना की है कि ये जो हमारी वृद्धि अवधि है इसकी इससे कम है और इसकी इससे ज्यादा है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के पॉइंट्स करते हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन के। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। हमारे अंड जनन में क्या होता है, पीतक का संश्लेषण होता है। क्या होता है, हमारा 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। अंड जनन में पीतक यौक का संश्लेषण होता है। शुक्र जनन में हमारे पीतक का संश्लेषण नहीं होता। शुक्र जनन में पीतक का संश्लेषण नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, परिपक्व अवस्था में जीवद्रव्य का समान विभाजन होता है। समान विभाजन होता है मतलब कि जो हमारी ग्रोथिंग पीरियड आ जाती है, परिपक्व अवस्था आ जाती है, तो उसके अंदर हमारा जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, अब वो किसी के पास ज्यादा जाए किसी के पास कम जाए ऐसा नहीं होता। सबके पास क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी में जाता है। किस में जाता है इक्वल क्वांटिटी में, हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में। इसमें क्या होता है, परिपक्व प्रावस्था में जीव द्रव्य का समान विभाजन होता है। सिक्स पॉइंट। और इसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य का असमान विभाजन होता है। परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य का असमान विभाजन होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों परिपक्व विभाजन वृष्ण में ही संपन्न होते हैं। यानी कहाँ पे अगर विभाजन की प्रक्रिया होगी तो कहाँ पे होगी, हमारे वृष्ण में ही होगी। और हमारे अंडाणु में क्या है, द्वितीय परिपक्व विभाजन जो होगा वो अंडाशय से बाहर संपन्न होता है। सेवंथ पॉइंट है हमारा, सेवंथ बोल रहा है, दोनों परिपक्वन विभाजन वृष्ण में ही संपन्न होते हैं। और हमारे अंडाशय में क्या है कि
द्वितीय परिपक्वन विभाजन, कौन सा विभाजन? द्वितीय परिपक्वन विभाजन अंडाशय से बाहर संपन्न होता है। यानी कि ये विभाजन हमारे अंदर संपन्न होंगे, ये विभाजन हमारे एक विभाजन हमारे अंडाशय से बाहर संपन्न होगा। इतना था हमारे दोनों के बीच में डिफरेंसेस। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये पॉइंट्स मैं वापस समझा देती हूँ सारे। चलो वापस समझाती हूँ। इसमें पीतक का संश्लेषण नहीं होता, अंड जनन में हमारे पीतक का संश्लेषण हो जाता है। जीव द्रव्य का समान विभाजन होता है, इसमें जीव द्रव्य का असमान विभाजन होता है, मतलब कि जितने भी स्पर्म है तो वो इक्वली डिवाइडेड होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ओव्यूल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और बाकी के में नहीं, बाकी के नष्ट ही हो जाते हैं। दोनों परिपक्वन विभाजन वृष्ण में संपन्न होता है और इसका द्वितीय परिपक्वन विभाजन अंडाशय से बाहर संपन्न होता है। इज दैट क्लियर? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। जैसे हमने हार्मोनल कंट्रोल और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हमारी हाइपोथैलेमस, सॉरी, हमारी हाइपोथैलेमस क्या करती है, GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो जाता है तब यह पिट्यूटरी के पास चला जाता है। किसके पास चला जाएगा? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, एक करती है FSH, एक करेगी LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये हमारा FSH क्या करेगा, फॉलिसेल्स बनाता है जो आगे चल के एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, जो कि हमारे ये क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे ओजेनेसिस को प्रेरित करता है। क्या होगा इसके कारण, ओजेनेसिस यानी कि अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब जब ये हमारे एस्ट्रोजन किस में होता है, एक्सिस अमाउंट में, किस में, एक्सिस में। ओजेनेसिस हो गया लेकिन ये एक्सिस अमाउंट में पहुंच गया, मतलब कि बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे फॉसिल्स को मना कर देगा कि अब तुम मत बनो, जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये हमारे फॉसिल्स क्या करती हैं कि नेगेटिव फीडबैक भेजेंगी। कहाँ भेजेंगी फीडबैक, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देगी, FSH को सीक्रेट करना बंद कर देगी। सिर्फ इतना समझते हैं, वापस समझते हैं। ओजेनेसिस में क्या होगा, हमारे हार्मोनल कंट्रोल में हमारी हाइपोथैलेमस क्या करेगी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है,
एक है हमारा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉसिल्स बनाता है जो कि आगे चल के एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे ओजेनेसिस करता है, यानी कि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो हमारे अंड जनन नहीं होगा, ओजेनेसिस कर रहा है। लेकिन जब देखो ओजेनेसिस हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं होगी एस्ट्रोजन की, तब एस्ट्रोजन जब एक्सिस अमाउंट में हो जाएगा तब हमारे फॉसिल्स बनना कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, फॉसिल्स बनना बंद हो जाएंगी। ये फॉसिल्स हमारे पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेजती है कि भाई तुम एफएसएच बनाना बंद कर दो ताकि मैं फॉसिल्स भी नहीं बनाऊंगी, फॉसिल्स नहीं बनेगी तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो ओजेनेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है, यानी कि अंडोत्सर्ग करता है। क्या करता है, अंडोत्सर्ग। अब ये अंडोत्सर्ग कहां पे होगा, हमारे कार्पस ल्यूटियम से होगा, कार्पस ल्यूटियम से होगा। इसके लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमारे अंड जनन को कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हमारे अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर रहा है। वापस समझाती हूँ इस वाले टॉपिक को। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगी, पिट्यूटरी के पास जाएगी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग करेगा, कार्पस ल्यूटियम के पास जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, यानी कि अंडाणु को बाहर निकालना होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब से। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम भ्रूण परिवर्धन के बारे में एंड लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं हमारे मैनिपुलेशन एंड एस्कुलेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बाय।